नमस्कार, इंदौर डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आजकल पेट रोग होना बहुत आम बात है, खासकर बरसात के मौसम के बाद। और जिस तरह से शादी ब्याह का ये मौसम चल रहा है, इस दौरान पेट के मरीज बहुत ज़्यादा मात्रा में सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह की हमारी जीवन शैली है और इस आधुनिक जीवन शैली के चलते जिस तरह से समाज में अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ा है, उसके चलते लीवर के मरीज़ भी बहुत बड़ी मात्रा में सामने आ रहे हैं। और इन दोनों पेट और लीवर की बीमारियों की बहुत आम बात हो गई है। और इसलिए आज हमने इंदौर डायरी में पेट रोग और लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में बात करने के लिए शहर के एक बहुत ही नामचीन डॉक्टर अरुण सिंह भदौरिया को बुलाया है। आप एमडी हैं इंटरनल मेडिसिन में, आपने एमबीबीएस इंदौर से किया है, एमडी आप जयपुर से हैं और लखनऊ से आपने डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में किया है। यानी आप पेट और लीवर से संबंधित तमाम बीमारियों के बारे में बहुत ही विस्तार के साथ जानकारी दे सकते हैं। डॉक्टर भदौरिया जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले भदौरिया साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि जैसा कि कहा जाता है कि पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो मुंह से होती हैं। यानी हमारा खान पान बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जब हमारा खान पान नियंत्रित नहीं होता तो हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, जवाब देने लगता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो पेट की संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं, उसके बहुत सारे मरीज़ सामने आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है और किस तरह की बीमारियों के लोग आपके सामने आ रहे हैं? जो आपका सवाल है उसका आधा जवाब तो आपने ही दिया है कि जो भी पेट की बीमारियां हैं, चाहे वो लिवर की हो, चाहे आमाशय की, चाहे आहार नली की या बड़ी आंत की बीमारियां, ये सभी खान पान में गड़बड़ी की वजह से होती हैं। जैसे कि हम लिवर की बात करें तो जो हम आज के समय में देखते हैं, शराब पीने से जो लिवर ख़राब होता है, पीलिया होता है या फैटी लिवर होता है, या अत्यधिक वसायुक्त भोजन करने से जो मोटापा आता है, जिसकी वजह से पेट की बीमारियां जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, आंतों की गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर या आहार नली में छाले, पेट में छाले, ये सभी खान पान में गड़बड़ी के कारण होते हैं। और जो पिछले कुछ सालों में जीवन शैली जो चेंज हुई है, लोगों की बदली है कि 20-30 साल पहले फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती थी, हम लोग पैदल चलते थे या साइकिल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल सभी लोगों के पास, इवन मिडिल क्लास या लोअर क्लास में भी लोगों के पास बाइक और कार हैं। तो जो फिज़िकल एक्टिविटी पहले दिन में हो जाती थी, आज वो 1 महीने में भी नहीं होती है। तो धीरे धीरे लोगों का वज़न भी बढ़ा है। ये सभी कारण पेट की हल्की से लेकर गंभीर बीमारियों के कारण हैं। डॉक्टर भदौरिया, आपने बहुत संक्षिप्त में मुझे ज़रूर बताया कि पेट की बीमारियों का बड़ा कारण हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, लेकिन क्या खान पान की सावधानियां भी रखने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जैसा कि पेट के संबंधी बीमारियों के बारे में कहा जाए तो खान पान की जो क्वालिटी की मैं बात करूं सावधानी में, कि क्वालिटी ऑफ फूड, कि आप किस तरीके का भोजन कर रहे हैं, यह इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसको आप सामान्य रूप से ऐसा समझ सकते हैं कि आप खाने में 3 तरह की चीज़ें लेते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। पेट की जो बीमारियां हैं, खान पान में जो चेंजेस आए हैं इसकी वजह से होती हैं। खान पान में जो प्रोसेस फूड का इंटेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, बाहर का भोजन जो फास्ट फूड, जंक फूड होता है, जो पैक्ड फूड होता है, और ये सभी फूड का कंजम्पशन पिछले सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। नेचुरल फूड्स लोग अवॉइड करते हैं, जिसमें कि होल ग्रेन्स हुआ, अंकुरित अनाज हुआ, मिल्क प्रोडक्ट हुए, दालें, चना, राजमा, छोला, मशरूम, सोयाबीन, ये नेचुरल फूड लोग अवॉइड करते हैं। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर में वसा, चर्बी का जमाव होता है। यह चर्बी लिवर में भी जमा होती है और साथ में किडनी के चारों तरफ, जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण होती है। आगे चल कर इनसे लिवर ख़राब होना, हार्ट की गंभीर बीमारियां होना, ब्रेन की बीमारियां होना और इवन कैंसर्स भी होते हैं। जो स्मोकिंग करते हैं, पैकेट देखते हैं कि उस पर पहले से ही कैंसर का निशान होता है, कर्क बना होता है कि इससे कर्क रोग हो सकता है। तो शरीर का कोई सा भी कैंसर हो, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, चाहे फेफड़े का कैंसर हो, चाहे आंतों का कैंसर हो, स्मोकिंग सभी तरीके कैंसर कराती है। तो अगर आप स्मोकिंग बंद करते हैं तो भविष्य में कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसे ही शराब, अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से
लिवर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लिवर ख़राब होने के। तो अगर आप अल्कोहल से दूर हैं तो आपको लिवर की गंभीर बीमारियां होने के चांसेस कम होते हैं। तीसरा है आमाशय। आमाशय के कैंसर का सबसे प्रमुख कारण जो होता है एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। तो अगर आप पानी साफ़ सुथरा पीते हैं, खाना पका हुआ ताज़ा खाते हैं, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे और आमाशय के कैंसर के चांसेस कम होंगे। तो फिर मैंने बताया कि डायबिटीज़ और मोटापा भी कैंसर से रिलेटेड होता है। अगर आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं और अपना एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करते हैं, तो आप डायबिटीज़ और मोटापे से बचे रहेंगे। तो इससे भी आपके ओवरऑल शरीर में कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर महिलाओं में सर्विक्स का जो कैंसर होता है ये HPV वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो अगर महिलाएं शुरुआती उम्र में अगर इसका वैक्सीन लेती हैं तो इसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं और सर्वाइकल कैंसर की रिस्क भी उनमें कम होती है। डॉक्टर साहब, एक बीमारी इन दिनों, और कैंसर का तो आपने बहुत विस्तार से बताया, धन्यवाद, लेकिन एक बीमारी और लोगों में आ रही है कि लोग रात में जब खाना खा लेते हैं और जब सोते हैं तो सीने में बहुत जलन होती है। कई बार जो है वो जो आपने खाया होता है वो एकदम गले में आ जाता है और झरझराहट सी होती है और आपको लगता है कि पानी पियो, लेकिन जैसे ही आप पानी पीते तो झरझराहट और बढ़ जाती है, जिसको सामान्य आदमी को लगता है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है। लेकिन वो जो खाने का आपकी खासतौर पर अगर आपने तरी वाला खाना खाया है, मिर्ची वाला खाना खाया है, मसालेदार खाना खाया है, तो आपके गले और नाक में वो आ जाता है और आपकी नींद बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है? तो ये जो लक्षण है ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ GERD की बीमारी के लक्षण हैं। इसमें सीने में जलन होना, खट्टी डकारें आना या खाना वापस लौट के आना। कई बार कुछ लोगों को लंबे समय तक गले में खराश रहना या आवाज़ में परिवर्तन होना, ठसके लगना, बार बार लंबी खांसी आना। बनी रहना, इवन कई बार अस्थमा की समस्या होना भी इस बीमारी से रिलेटेड होता हुआ देखा गया है। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं? तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं रेगुलर या अल्कोहल लेते हैं या जिनके वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, या जो लेट नाइट फूड लेते हैं, मेनली ऑयली फूड लेते हैं, तो ऐसे लोगों में GERD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में कुछ लोगों में देखा गया है कि जो आहार नली और आमाशय के बीच में एक वाल्व होता है वो लूज़ होता है, जिसकी वजह से हाइटस हर्निया बनता है। तो वाल्व लूज़ होने की वजह से पेट का कंटेंट ईसोफेगस फूड पाइप में आने के चांसेस होता है, जिससे उनको GERD की समस्या होती है। पर आपने रात में भोजन लिया है और आपको सुबह वही भोजन ऊपर रिफ्लक्स होके आ रहा है, तो उसमें कई बार ऐसे लोगों में स्टमक का जो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा स्लो होता है। मोस्टली ऐसे लोगों में डायबिटीज़ देखा गया है। तो जो भोजन जिस स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता है, तो लंबे समय तक स्टमक में रुकने की वजह से वो फूड पाइप में लौट के आता है गैस्ट्रोपैरेसिस की वजह से, तो उनको GERD के सिम्टम होते हैं। आजकल आम हर व्यक्ति में हर दूसरा आदमी कहता है कि मुझे मेरा पेट साफ नहीं होता, मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़ रहती है, मुझे 2-3 बार जाना पड़ता है, एक बार में मेरा जो है पेट साफ नहीं होता है, फिर मेरे को सुबह गए, फिर 1-2 घंटे बाद फिर जाना पड़ता है, फिर शाम को, कई बार तो कुछ लोग तो 3-3, 4-4 बार उनको हाजत के लिए जाना पड़ता है। तो ये इसकी वजह क्या है, इसकी बड़ी वजह क्या है? तो ये पेट साफ ना होना, इसको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी कहते हैं। यह अपनी बड़ी आंत की समस्या होती है। तो बड़ी आंत प्रॉपरली अगर साफ़ नहीं हो पा रही है, मतलब आपकी जो भी ये कॉन्स्टिपेशन का इशू है आपकी लाइफस्टाइल और डाइट से रिलेटेड है। अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, आप एक्सरसाइज कम करते हैं या दिन भर फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, तो कोलोन का कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, मूवमेंट कम होती है, मोशन प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर आपकी अगर डाइट में फाइबर इंटेक कम है, आप हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, सलाद ये चीज़ें नहीं खाते हैं, तो आपका मल सूख जाता है। या फिर आपका वाटर इंटेक जो पानी दिन में 2 से 3 लीटर होना चाहिए, अगर आप कम पानी पीते हैं तो उसकी वजह से भी मल सूखता है, स्टूल हार्ड हो जाता है, स्टूल हार्ड हो तो जाता उसकी है, वजह से वो छिल जाती जगह, तो फिर वो एक नई बीमारी पैदा हाँ, होती है जिसको हम फ्रैक्चुला कहते हैं, फिशर कहते हैं, या फिर इंटरनल हेमरॉइड जिनको हम पाइल्स कहते हैं। ये बीमारियां पैदा होती हैं। इनका कारण है कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन होता है अपने भोजन में पानी का कम होना, फाइबर का कम होना और फिजिकल इनएक्टिविटी। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ना हो तो फिजिकली एक्टिव रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, 10 से 12 ग्लास डेली पानी पिएं, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, सलाद इनका आपकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित करें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करता हूँ लीवर की। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है
और ये न केवल सामाजिक मर्यादा बल्कि आर्थिक दृष्टि से, संस्कारिक दृष्टि से, सब दृष्टि से बुरी है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। इसका लीवर पे क्या असर पड़ता है? खासकर लीवर सिरोसिस के मरीज अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताऊंगा। पहले तो समझते हैं लिवर क्या होता है। लिवर को जिगर भी कहते हैं। दाहिनी तरफ पसलियों के नीचे एक ऑर्गन है, यह शरीर का पावर हाउस होता है। यह खाने को पचाता है, भोजन को, आपको इम्यूनिटी प्रदान करता है, शरीर में एल्बुमिन प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आपको इन्फेक्शन से बचाता है। आप जो भी एंटीबायोटिक खाते हैं या शरीर में गलती से कोई टॉक्सिन पहुंचता है तो उसको भी मेटाबोलाइज डाइजेस्ट करके स्टूल में यही निकालता है। तो हेल्दी लिवर होना आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है कि जैसे बाकी ऑर्गन हैं, किडनी हुआ, हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, अगर ये डैमेज हो गया तो जितना डैमेज हो गया पार्ट उतना चला गया हमेशा के लिए, बाकी जितना बचा हुआ उतना ही रहेगा। लेकिन लिवर के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, खुद को रीजनरेट करता है। अगर किसी का 60-70% हेल्दी लिवर निकाल भी लिया जाए और 20% भी छोड़ें तो वह रीजनरेट करके पूरा 100% बना लेता है। लेकिन जब इसमें लगातार धीरे धीरे डैमेज होता है, जैसे कि अल्कोहल की वजह से, मोटापे की वजह से, हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से, या डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो ये लिवर अपना रीजनरेटिव पावर खो देता है। जब ये रीजनरेटिव पावर खो देता है और फिर उसमें थोड़ी सी भी इंसल्ट हो, लिवर बैठ जाता है। और पेशेंट फिर जब आते हैं हमारे पास सिम्टम्स लेके, लिवर की बीमारी के सिम्टम लेके, तो आप ये मानिए कि वो लिवर एकदम आखिरी स्टेज में पहुंच गया है। मतलब किसी का लिवर 50-60% भी परमानेंट डैमेज हो जाए तो उसको कोई सिम्टम नहीं आएंगे। तो लिवर की बीमारी में सिम्टम का वेट नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया है कि लिवर डैमेज होने के प्रमुख 2-3 कारण हैं। पहला है अल्कोहल, दूसरा है हेपेटाइटिस बी और सी, तीसरे नंबर पे आता है फैटी लिवर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ की वजह से होने वाला फैटी लिवर। तो अधिकांशतः आज की जनरेशन में जो इशू है कि इन लोगों में फैटी लिवर पहले से ही मौजूद है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हाइट के हिसाब से उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा है, फास्ट फूड, जंक फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से पहले से ही उनके लिवर में ढेर सारा फैट डिपॉजिट है। अब आधुनिक लाइफस्टाइल की वजह से, रेगुलर पार्टीज़ होने की वजह से उनका अल्कोहल कंजम्पशन होता है। तो पहले से ही आपका लिवर कमज़ोर है फैटी लिवर की वजह से, साथ में आपने अल्कोहल लिया, तो ये बहुत जल्दी आपके लिवर को डैमेज कर देता है। तो हमारे पास यंगर जनरेशन में 30s की एज में, 35-40 की एज में पेशेंट्स लिवर सिरोसिस लेके आते हैं। और लिवर सिरोसिस भी उसकी 3 स्टेज होती हैं। स्टेज जो ए होती है उसमें कोई सिम्टम नहीं होते हैं। तो हमारे पास जो लक्षण लेके मरीज आते हैं एक्चुअल में, या तो सिरोसिस की बी स्टेज में होते हैं या सी स्टेज में होते हैं। और ऐसी स्टेज में अधिकांश लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट लगता है। जबकि मैंने बताया कि लिवर ऐसा ऑर्गन है कि इसकी आप अगर केयर करें और इसमें कोई डैमेज हो तो ये अपने आप को पूरा रीजनरेट कर लेता है। हेल्दी लिवर पूरा रीजनरेट हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ गलत लाइफस्टाइल और एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, खान पान में नियमितता ना होना, ये आपके पीलिया लिवर को भी धीरे क्या धीरे लीवर खराब। को डैमेज करता है? कभी कभी पीलिया हो जाता है, जिसको हमारी आम मालवा की भाषा में बोलते हैं कि उसका पीलिया बिगड़ गया था और वो चला गया। तो पीलिया लिवर की बीमारी का लक्षण है। जब अपना लिवर कमज़ोर हो जाता है तो वो कैसे प्रकट करेगा, कैसे पता चलेगा कि आपका लिवर कमज़ोर हो गया है? तो पीलिया उसका एक लक्षण है। पेट में अगर पानी आ जाता है, पेट फूल जाता है, तो वो एक लिवर की खराबी का एक लक्षण है। पैरों में सूजन आ गई है, सुस्ती आ गई है, शरीर में खून पतला हो गया, ये एक लिवर की खराबी का लक्षण है। तो अगर किसी का पीलिया बिगड़ गया मतलब उसका लिवर का प्रॉब्लम जो है, लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर, वो बिगड़ गया है एक्चुअल में। पीलिया बिगड़ना मतलब लिवर ख़राब होना। तो पीलिया में कमजोरी भी आ जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, लिवर और पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, यानी हमारा खून जो है वो पीला पड़ने लगा, ये कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, गाँवों में। तो स्पेसिफिकली बात करें तो पीलिया जो होता है एक बिलिरुबिन करके कंपोनेंट होता है लिवर के अंदर, जो पीला दिखाई देता है, उसका कलर होता है। और लिवर उसको स्टूल में एक्सक्रीट करता है। जब लिवर वीक हो जाता है तो उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, तो धीरे धीरे वो पार्ट बिलिरुबिन ब्लड में डिपॉजिट होने लगता है, बढ़ने लगता है और अपना शरीर पीला दिखाई देने लगता है। डॉक्टर साहब, ये लीवर एब्सेसिस क्या है और लोग इससे भी परेशान रहते हैं? लिवर एब्सेस सिंपल सा मतलब इसका है सामान्य भाषा में कि लिवर के अंदर फोड़ा हो जाना, घाव हो जाना, पस पड़ जाना, मवाद पड़ जाना। तो इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है अमीबिक लिवर एब्सेस और दूसरा है पायोजेनिक, बैक्टीरिया की वजह से होने वाला। पहला जो मैंने बताया अमीबियासिस,
ये जो आंतों में बड़ी आंत का इन्फेक्शन होता है प्रोटोजोआ, जो गंदा खाने की वजह से या गंदा पीने पानी की वजह से बड़ी आंत में जाता है, वहाँ से ये प्रोटोजोआ लिवर में जाता है और लिवर में एब्सेस क्रिएट करता है। इसको एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक किया जा सकता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको होने से बचाया जा सकता है। अगर आप साफ़ सुथरा पानी पीते हैं, साफ़ सुथरा भोजन करते हैं, तो आपको कभी भी लिवर एब्सेस नहीं होगा। दूसरा जो पायोजेनिक लिवर एब्सेस होता है, यह पित्त की नलियों में रुकावट या इन्फेक्शन की वजह से होता है, और इसको भी पित्त की नली की रुकावट को दूर करके और एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है। लिवर एब्सेस अधिकांशतः पुरुषों में होते हैं, महिलाओं में इसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि अल्कोहल का सेवन और बाहर का दूषित भोजन पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं से, इसलिए लिवर एब्सेस संभवतः पुरुषों में ज़्यादा मिलता है। थोड़ा जेनेटिक रीज़न भी होता है कि अमीबिक लिवर एब्सेस जिनमें आयरन थोड़ा ज़्यादा होता है शरीर में, उनमें ज़्यादा मिलता है। महिलाओं में यूजुअली आयरन कम रहता है, तो इसलिए उनमें अमीबियासिस ग्रो नहीं कर पाता है। डॉक्टर साहब, जो आपसे इतनी देर चर्चा हुई उसका एक सार मुझे समझ में आया कि खान पान का बहुत महत्व है। अगर खान पान ठीक रहे तो आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपका लीवर भी ठीक रहेगा। तो किस तरह का खाना हमको खाना चाहिए? जैसे कि कहा जाता है कि भाई आप जानवर की तरह खाएं, यानी नेचुरल फूड खाएं, कच्चा आपका भोजन जो है वो 40% कच्चा होना चाहिए, आपका सुबह का जो खाना है वो कच्चा होना चाहिए, फल वगैरह आप खाएं, सब्जियां खाएं और प्रोसेस फूड ना खाएं। तो खान पान को आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि वो अपना खान पान किस तरह से रखें, खासकर युवा और बाद में जो मिडिल एज के लोग हो गए हैं, महिलाएं, उनको किस तरह का अपना खान पान रखना चाहिए जिससे कि वो सेहतमंद रह सके? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये इसका जो जवाब है ना, ये महिलाओं को अच्छे सुनना चाहिए, क्योंकि घर का जो भी खाने का किचन का जो भी कंट्रोल है वो महिलाओं के हाथ में होता है। तो अगर महिलाएं चाहेंगी तो अपनी पूरी फैमिली को फिट और हेल्दी रख सकती हैं। वो घर में होने वाली गंभीर बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, फैटी लिवर, इवन लिवर के फैटी लिवर की वजह से परमानेंट ख़राब होने वाला लिवर सिरोसिस, इन सब को बचा सकती हैं। सब लोग चाहते हैं कि हेल्दी खाएं, पर हेल्दी क्या होता है और कितना खाएं? तो आपकी जो थाली है, जो भी आप डाइट ले रहे हैं एक बार में, उसमें 50% में फाइबर होना चाहिए। फाइबर में मतलब हरी सब्जियां होनी चाहिए, फल होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, और हो सके अब आपको इसमें क्या सावधानी रखना है कि ये साफ़ सुथरा हो। ऐसा नहीं कि आप कच्चा खा रहे हैं कोई कंटामिनेशन जाए। तो आप जो भी बाहर से ला रहे हैं उसको अच्छे से धोएं, और जिन चीज़ों को छील संभव हो सके तो छीलें ना। कुछ फल ऐसे होते हैं जो बिना छिले भी खा सकते हैं, छील के भी, जैसे कि एप्पल में बड़ा प्रोटीन होता है। एप्पल, तो एप्पल का जो फाइबर होता है वो छिलके में भी होता है। अगर आप छिलका निकाल देंगे तो फाइबर निकल जाएगा। तो जो फल हो सके छीलें ना, उनको बिना छिले ही खाएं, साबुत खाएं। और ऐसे ही हरी सब्जियां हैं, कुछ पका के खा सकते हैं, कुछ आप कच्चे भी खा सकते हैं। सलाद को भी आप हो सके तो बिना छिला ही अच्छे से धोने के बाद कट करके खा सकते हैं। तो 50% में आपके फाइबर होना चाहिए थाली में। फिर जो 50% बचा है उसका 25% में प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन सेल्स के लिए, मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के सोर्स क्या हो सकते हैं? आपका दूध की चीज़ें हो सकती हैं, दालें हैं, हो राजमा सकती हैं, हैं, छोले चना हैं, हो चने सकता है, हैं। राजमा हो सकता है, मशरूम हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें अंडे हो सकते हैं, मछली हो सकती है, ये प्रोटीन सोर्स हैं। चिकन में भी प्रोटीन होता है। हाँ, अब अगर आप लीन प्रोटीन की बात करें, अगर आप चिकन को उबाल के जस्ट खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन है। सबसे जो बेस्ट प्रोटीन होता है बात करें तो वो अंडे में होता है। एक अंडे में लगभग 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। बट अंडे को कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए, उसको हमेशा बॉयल करके, कोएगुलेटेड प्रोटीन ही अंडे का एब्जॉर्ब होता है, उबालने पे वो कोएगुलेट होता है। और आपकी 25% में ग्रेन्स होना चाहिए। तो जो ग्रेन भी आप अनाज इस्तेमाल करते हैं वो होल ग्रेन, साबुत अनाज होना चाहिए आपको। अगर आपने उसको बारीक एकदम पीस दिया, मैदा बना दिया, उसका छिलका निकाल दिया, तो फिर वो प्रोसेस फूड में चला जाएगा, वो अनहेल्दी हो जाएगा। आजकल तो ये भी कहा जा रहा है कि और साहब आप गेहूं मत खाइए और मिलेट्स खाइए, हाँ। ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, कुटकी खाइए। तो जो फूड जितना स्लो डाइजेस्ट होता है एक्चुअल में वो हेल्दी होता है, ऐसा रहता है मोटा मोटा। और जो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, प्रोसेस फूड क्या बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। आपने प्रोसेस फूड जैसे कि आपने फास्ट फूड खाया, कुछ पास्ता खाया, पिज्ज़ा खाया, बर्गर खाया, ये आपको बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज़्यादा कैलोरी देंगे, जल्दी डाइजेस्ट होंगे, आपको थोड़ी देर फिर से भूख लगने लगेगी। तो आप के शरीर में
थोड़े समय में ज़्यादा कैलोरी जाएगी, वो धीरे धीरे कैलोरी डिपॉजिट होगी। जबकि ये जो नेचुरल फूड होते हैं स्लो डाइजेस्ट होते हैं, इनमें फाइबर होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फाइबर होते हैं, और ये बॉडी में स्लो ग्लूकोज रिलीज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट को रिलीज़ करते हैं, स्लो डाइजेस्ट होते हैं, तो आप लंबे समय तक फुल फील करते हैं, तो आप कम खाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आपकी डाइट में 50% फाइबर, 50% में सीरियल्स, 50% में 25% में प्रोटीन, 25% में सीरियल्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, और 50% में फाइबर होना चाहिए। फिर जो ऑयल है, अब ऑयल में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा ऑयल अभी इस्तेमाल तो करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर व्यक्ति अपना 10% तेल कम करे। आप घर में ही 10%, अगर आप 1 किलो तेल लाते हैं तो 900 ग्राम लाइए, अगर आप 100 ग्राम तेल खाते हैं तो 90 ग्राम तेल खाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपनी मन की बात जो हुई थी उसमें बार बार ये कहा है कि अपना एक स्वस्थ भारत बनाना है, सेहतमंद भारत बनाना है, तो तेल की खपत को कम करना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं इसमें तेल की क्वालिटी के बारे में बात करना चाहूँगा। जो शरीर के लिए हेल्दी तेल होता है वो अनसैचुरेटेड ऑयल होता है, मतलब जो भी आपको एनिमल ऑयल है उसको अनहेल्दी हम मानते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो हेल्दी होता है। अब प्रोसेस, आपने सुना होगा प्रोसेसिंग होती है ऑयल में, रिफाइंड ऑयल होता है, तो जब रिफाइनिंग की जाती है उसकी स्मेल को हटाने के लिए केमिकल डाल के, तो उसको अब अनहेल्दी मानते हैं। तो जो बिना रिफाइनिंग का तेल होता है, मतलब कच्ची घनी का तेल, जो कोल्ड प्रेस ऑयल है, कंप्रेस करके जिस ऑयल को निकाला गया है, वेजिटेबल ऑयल है, जो तेल सर्दियों में नहीं जमता है वो हेल्दी ऑयल होता है। जो तेल जम जाते हैं, चाहे वो आपका ट्रांस फैट हो जिसमें डालडा आता है, चाहे आपका घी हो, ये आपके अनहेल्दी ऑयल होते हैं। और जो ऑयल को बार बार उबाल के इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी अनहेल्दी ऑयल होता है। जो आप फ्राइड आइटम खाते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट से कोई फूड मंगाते हैं जो तला हुआ है, तो वो एक ही बार ऑयल बार में तलने से बार मैं एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि हम इंदौर के लोग हैं, मालवा के लोग हैं, बिना सेव मिक्सचर खाए हमारा खाना नहीं होता। हमें जब भी दोनों टाइम खाना खाएंगे तो थाली में थोड़े से नमकीन, थोड़ा सा सेव ज़रूर चाहिए। और हमारे मंदसौर में, रतलाम में, इंदौर में, उज्जैन में, यहाँ का तो नमकीन जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो एक डॉक्टर के नाते आप हम इंदौरियों को, मालवा वाले, निमाड़ वालों को ज़रूर बताइए कि ये रोज़ सेव खाना कितना हमारे लिए नुकसानदायक है। अब मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रोसेस फूड में आता है, फ्राइड आइटम है, जितना हो सके कम खाएं, पर अगर खाना है तो खाने में जितना नमक होता है उतना ही खाएं। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे थोड़ी सी एक्सरसाइज की बात करूँ। खान पान की बहुत बात हो गई, एक हेल्थी लाइफ के लिए, और जैसा कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि स्वस्थ भारत हो, तो हमें एक्सरसाइज कितने मिनट करना चाहिए एक सामान्य आदमी को, और वॉकिंग का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है कि हम पूरे दिन तो फिजिकली इनएक्टिव हैं, बट हाँ 45 मिनट आधा घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एक है वर्सेस कि हम पूरे दिन फिजिकली एक्टिव हैं। कुछ लोग जैसे किसान होते हैं, दिन भर काम करते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो दोनों चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपन एक्सरसाइज की बात करते हैं। जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से एटलीस्ट 45 मिनट पर डे, एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक, मतलब हफ्ते भर में कम से कम 150 मिनट आपको ब्रिस्क एक्टिविटी करनी है। ब्रिस्क एक्टिविटी मतलब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तेज तेज चलना, तब आपकी सांस फूलनी चाहिए, आपको थकान होनी चाहिए, हाथ पैर दर्द करने चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप जब किसी से बात करें फ़ोन पे तो बात नहीं कर पाएँ, आपके बीच में सांस उखड़ना चाहिए। तो इस लेवल की फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 45 मिनट पर डे आपको करना है, कम से कम 5 दिन हफ्ते में। फिर पूरे दिन फिजिकली एक्टिव रहना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता है एक्सरसाइज करने का, ड्यूटी आवर्स होते हैं या बिजी शेड्यूल होता है। तो मेरी उनसे सलाह होती है उनको कि आप अपने आप को पूरे दिन फिजिकली एक्टिव रहें। आप जहाँ भी काम करते हैं तो लिफ्ट का यूज़ ना करें, स्टेयर का यूज़ करें, चलते रहें, 1 घंटे बाद खड़े हों, वॉक करें। आप सब्जी लेने मार्केट में जाते हैं, स्कूटर लेके जाते हैं, कार लेके जाते हैं, आप पैदल जाएँ, बैग लेके जाएँ। तो जितना हो सके जो आपके संसाधन हैं, बाइक है, स्कूटर है, कार है, इनका इस्तेमाल आप जहाँ हो सके वहाँ कम करें, अवॉइड करें, और जहाँ लिफ्ट का यूज़ करना है वहाँ पे इनको अवॉइड करें। तो पूरे दिन फिजिकली एक्टिव अगर आप रहते हैं तो उसमें भी आप 350 से 400 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करेंगे, और जो कि आपको मोटापे को कम करने में हेल्प मिलेगा। जो मोदी जी ने कहा है कि ईट लेस मूव मोर, थोड़ा कम खाएं, मूव ज़्यादा हो, जिससे कि आप ओबेसिटी से लड़ सकें। ओबेसिटी को कैसे पहचानें कि आप ओबेस हैं कि, ओबेस मतलब मोटापा, तो सिंपल सा है, जो भी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में, मान लो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो आपका आइडियल वेट 60 केजी होना चाहिए। अगर आपको साथ में डायबिटीज़ भी है या कोई और दूसरी गंभीर बीमारी है तो उसमें भी -5 केजी कर लीजिए आप, तो आपका वेट होना चाहिए 55 केजी।
तो इंडियंस की हाइट मोस्टली 160 से 170 सेंटीमीटर के बीच में होती है, 175 सेंटीमीटर। तो आप मान के चलिए जिसका भी वेट 70-75 के ऊपर है, सभी लोग ओबेस हैं। तो आप चलिए, अपनी बहुत हाइट। धन्यवाद डॉक्टर भदौरिया, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत काम की आपने जानकारी दी। आपने खान पान के बारे में बताया और आपने सेहतमंद रहने के बारे में बताया, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें धूम्रपान और शराब के सेवन से बचना चाहिए, अल्कोहल से बचना चाहिए। अगर हम शराब छोड़ देंगे, सिगरेट छोड़ देंगे, घर का बना ताज़ा भोजन करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम पत्तेदार सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां खाएं, फल फ्रूट्स खाएं, और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये सुविधाएं छोड़ें, जीने से चलें, स्कूटर से कम चलें, पैदल ज़्यादा चलें, साइकिल चलाएं, तो हम निश्चित रूप से एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है, और अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो हमारा इंदो डायरी का आज का अंक। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।